everyone, welcome back to my channel Sakshi Classes. I hope all of you are doing well, and today we are going to discuss about the income tax. Basically this video is for all जिनके भी externals पास में है and are pursuing the BBA, BCom, MCom or MBA exams even for the NET JRF examination. For your kind information, I will just wanted to tell you that मैं इसकी पूरी playlist cover करने वाली हूँ एंड ऑन दैट प्लेलिस्ट इसके अंदर आपके सभी टॉपिक्स जो हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड जो भी इनकम टैक्स के बेसिक हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक जो कि आज हम करने वाले हैं स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस यानी कि कैसे आप जो है आईटीआर फाइलिंग करते हैं, कैसे कंप्यूटेशन होती है आपकी सैलरी की और द हाउस प्रॉपर्टीज़, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रॉपर्टीज़ हम सब डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल please subscribe to my channel and click on the bell icon so that you can get the notification of all my upcoming videos easily और आप timely जो अपने एग्ज़ाम से पहले देख पाएँ. So let's start our today's topic. Firstly, let's see what we are going to discuss in this video. In this video, we are covering the following topics. That is, first is the taxation system of India. इंडिया के अंदर क्या टैक्सेशन सिस्टम फॉलो हो रहा है या अब तक होता आया आ रहा है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे देयर आर द टू टाइप्स ऑफ टैक्स, दैट इज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स ये हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है एंड हाउ द कंप्यूटेशन ऑफ दीज टैक्सेस कैन बी चार्ज्ड. फर्स्टली जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स है जिसे हम डिस्कस करेंगे इस वाली प्लेलिस्ट और इन वीडियोस के अंदर जो अपकमिंग अभी आने वाली है. आफ्टर दैट जब भी हमारा इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट द इनडायरेक्ट टैक्स जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जीएसटी. उसके बाद हम कुछ बेसिक्स टर्म्स जो आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर दे रखे जैसे कि हु इज़ what is financial year, who is an assessee, what is assessment year, what is the previous year, who is a person, the meaning of a income and the income under the various heads and the gross total income. We are going to discuss all these things in this video. Now the taxation system of India. देखिए इंडिया के अंदर ना टैक्सेशन सिस्टम ये नहीं कि आज से स्टार्ट हुआ है. इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 100 years एगो जब ये स्टार्ट हुआ था. टैक्सेशन सिस्टम बेसिकली इंडिया में क्यों स्टार्ट हुआ था ताकि जो भी गवर्नमेंट है हमारी कंट्री की वेदर द सेंट्रल और द स्टेट वो अपना जो है रिवेन्यू कलेक्ट कर सके, जनरेट कर सके. जब वो रिवेन्यू जनरेट करेगी हमारी गवर्नमेंट कंट्री की तभी वो हमारी सोसाइटी की वेलफेयर्स के लिए कुछ मेजर्स कर पाएगी. इसीलिए हमारा टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया इंडिया के अंदर. बेसिकली पहले क्या होता था, पहले होता था कि आप कुछ भी कमा रहे हो उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट देना है, चाहे वो आप फार्मिंग एक्टिविटीज़ से ले लो चाहे कैसे भी. बट इन द टुडेज जनरेशन और टुडेज टाइम टैक्स जो है आपका दो चीज़ों में क्लासीफाई होता है, डैट इज़ योर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. जो डायरेक्ट टैक्स होता है वही आपका जो है इनकम टैक्स है, यानी कि आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो यानी कि जो भी आप पैसा कमा रहे हो उस पर डायरेक्टली अपनी जेब से गवर्नमेंट को आप पे करोगे. और इनडायरेक्ट टैक्स जो आप जो है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करने वाले हो. फॉर एग्जांपल आप अगर इस डायग्राम से देखेंगे एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो भी अर्निंग अपनी अर्न करेगा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, चाहे वो आपका सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो उसने अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची हो या उससे रेंट आ रहा हो या फिर कोई भी बिजनेसेस एंड प्रोफेशन हो उससे उसके पास इनकम जनरेट हो रही हो, कोई कैपिटल गेन हो या कोई भी अदर सोर्सेज हो, तो उन सब से जो भी पैसा आएगा डैट विल योर इनकम. वो हमारी क्या है, इनकम है. और जब भी हम कोई भी इनकम जनरेट करते हैं कहीं से भी हमें पैसा मिलता है बाय एनी सोर्स, हमें उसका कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना पड़ता है एंड दैट पोर्शन दैट वी आर गिविंग टू द गवर्नमेंट इज़ नोन एज द डायरेक्ट टैक्सेस. तो यही आपका यहाँ पे डायग्राम से बताया गया, दैट इज़ योर इंडिविजुअल एंड दैट इज़ योर गवर्नमेंट. तो इंडिविजुअल डायरेक्टली मनी जो है गवर्नमेंट को दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. नाउ कम्स टू द इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, गवर्नमेंट कहती है
इफ़ यू आर एबल टू परचेज समथिंग, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने की क्षमता रखते हो, देन इट मीन्स आप उसी चीज़ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा पे भी कर सकते हो। तो वही चीज़ें गवर्नमेंट कहती है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर परचेजिंग समथिंग फॉर 100 रुपीज़, देन यू आर ऑल्सो एबल टू पे द 10 रुपीज़ मोर ऑन डैट, क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 100 रुपये की चीज़ पे 10 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लेगी, यानी कि टोटल आपसे 110 रुपीज़ ले लेगी। बट दैट एक्स्ट्रा रुपीज़ विल वेरी फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इट मे बी पॉसिबल वो आपका एग्जेम्प्टेड हो, यानी कि उस पर कुछ भी आप गवर्नमेंट आपसे ले ही नहीं रहे, कोई नेसेसरी प्रोडक्ट हो। इट मे बी पॉसिबल गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि मैं इस पर आपसे 10% GST लूँगी। इट मे बी पॉसिबल गवर्नमेंट आपसे कह रही है 28% या 27% आपसे चार्ज करूँगी एक्स्ट्रा रुपीज़। दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट द इंडिविजुअल इज गोइंग टू बाय। इसको यही मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करा हुआ है। इन द इनकम टैक्स, टैक्स पेयर जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है फ्रॉम हिज और हर इनकम। बट इन द इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स पेयर से नहीं लेती। टैक्स पेयर जो है कुछ भी जो खरीदता है, इंडिविजुअल कुछ भी खरीदेगा तो वो जो है रिटेलर को पैसे देगा, और रिटेलर जो है 100 रुपये की चीज़ पे अगर 10% GST ले रहा है, डेट मीन्स 110 रुपये ले रहा है, तो इसमें से 100 रुपये तो अपने पास रखेगा जो उसका प्रॉफिट इंक्लूडेड है। बट अब जो इसके अंदर नेक्स्ट 10 रुपये हैं, जो इसके अंदर नेक्स्ट सॉरी इसके अंदर जो नेक्स्ट 10 रुपये हैं, ये गवर्नमेंट को पे करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ यू। तो ये 10 रुपये वो जो है आपसे लेकर डायरेक्टली पे करेगा, किसको, गवर्नमेंट को करेगा। सो दिस इज योर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट मे बी, अब जो ये रिटेलर भी हो सकता है आपका, ये आपका होलसेलर भी हो सकता है। इट कैन बी एनी पर्सन दैट इज वर्किंग बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट टू पे सम द पोर्शन ऑफ अ टैक्स फ्रॉम द परचेज ऑफ योर गुड्स और सर्विस। Now comes to the income tax. Then what is income tax? Income tax basically क्या है, कोई भी अर्निंग जो आप पूरे साल में कर रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उस पर आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। दैट इज योर इनकम टैक्स। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर, करंटली फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा चल रहा है, दिस इज योर 2024-25, तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो इस पूरे साल में 2024-25 में जो भी आप इनकम को अर्न करने वाले हो, दैट द इनकम दैट यू आर गोइंग टू अर्न in this year, you need to pay the tax for the same in the assessment year, which is the 2025-26। यानी कि जो भी इस पूरे साल 24-25 में आप इनकम जनरेट करोगे, उस पर आप टैक्स कब पे करोगे, अगले साल करोगे। अगले साल जो कि आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा 2025-26। अब बात हम करते हैं कि इनकम आती कहाँ से है। ये इनकम आपकी जो है वेरियस सोर्सेज से आ सकती है। वो सोर्सेज आपके कौन कौन से हो सकते हैं, डैट कैन बी अ सैलरी इनकम, डैट विल बी अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, यानी कि आपने कोई भी लैंड को सेल करा, आपने घर जब खरीदा था वो था 1 लाख रुपीज़ का, बट जब आप बेच रहे हो तो वो 20 लाख का, डैट मीन्स यू आर हैविंग द प्रॉफिट ऑफ ₹19 लाख ऑन द सेम प्रॉपर्टी। बट जब हम हाउस प्रॉपर्टीज इनकम कैलकुलेट करते हैं, दैट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द index price or acquisition price that we are going to discuss in detail in next upcoming videos। प्रॉफिट जो भी आपको अपने बिजनेस और प्रोफेशन से मिला है, एक चीज़ और, बिजनेस एंड प्रोफेशन बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स, द बिजनेस इज डिफरेंट एंड द प्रोफेशन इज डिफरेंट। बिजनेस क्या होता है, जब आप इनपुट से आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे होते हो। बट प्रोफेशन क्या है, किसी का अपना काम। इफ़ आई एम अ टीचर तो वो मेरा प्रोफेशन है। अगर मैं किसी को ट्यूशन क्लासेस दे रही हूँ और ट्यूशन क्लासेस देने के बाद अगर कुछ पैसे अर्न कर रही हूँ, सो डैट इज़ द इनकम फ्रॉम माई प्रोफेशन। तो मैं उसे अपनी कभी भी सैलरी की इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकती। प्रोफेशन में आता है आपका डॉक्टर, डॉक्टर अपनी फ़ीस लेते हैं। देखो, आप अगर हॉस्पिटल जाओगे, एक होता है हॉस्पिटल जाने के बाद आप हॉस्पिटल में बिल दे रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर
दूसरा, आप जा रहे हो किसी क्लिनिक के पास, क्लिनिक पे अगर आप जा रहे हो, क्लिनिक में डॉक्टर अपने पास बैठने की सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, फीस लेगा। सो डैट इज़ द डॉक्टर्स ओन इनकम फ्रॉम हिज प्रोफेशन। बट अगर हॉस्पिटल से अगर डॉक्टर कुछ पैसे मिलेंगे तो उसे वो क्या मिलेंगे, उसे सैलरी मिलेगी। तो इसीलिए बिजनेस एंड प्रोफेशन बोथ आर टू डिफरेंट टर्म्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कैपिटल गेन, आपने कुछ भी अपना कैपिटल एसेट खरीदा, उसे बेचा, जब आपने उसे बेच दिया तो उसे जो भी प्रॉफिट हुआ दैट विल बी नोन एज योर कैपिटल गेन। दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन अदर सोर्सेज इट मीन्स कोई भी इनकम जो आपके ऊपर चारों फैक्टर्स में कवर अप नहीं हो रही है, दैट कम्स अंडर द अदर सोर्सेज। इट इंक्लूड्स द क्विजेस, क्विजेज इसके अंदर आते हैं। आपने देखा होगा केबीसी, जब केबीसी आप लोग देखते हो, आप देखोगे कि लोग कभी 1 CR अर्न कर रहे हैं, कभी 5 CR अर्न कर रहे हैं, कभी कुछ लैक कर रहे हैं। तो वो क्विजेस पे जो भी पैसा वो लेते हैं ना केबीसी वगैरह में, उस पर भी टैक्स लगता है। देन योर लॉटरी, आपकी कोई लॉटरी लगी, आपको पैसा मिला ढेर सारा, तो उसमें भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। आप कोई सी भी रेसेस कर रहे हो, जैसे हॉर्स रेसेस हो गया कुछ भी, उसमें अगर आप जीतते हो तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना है। अगर आपने किसी गैम्बलिंग के अंदर अपना कार्ड गेम के अंदर जो है पैसा लगा दिया है, तब भी जो भी आप अर्निंग करोगे उसमें आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। और जब भी हमारी टोटल इनकम, जैसे कि जो भी हमारी को सैलरी मिली, या हमने कोई घर सेल आउट करा, या कोई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हुई, या फिर कैपिटल गेन, या कोई अदर सोर्सेज, जब भी हम इन सभी इनकम को टोटल करेंगे, एक साथ सम कर देंगे इन सभी इनकम का, तो हमें मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि हम एक अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया लगा लेते हैं कि हमें पूरे ईयर के अंदर इतनी इनकम को अर्न करा है। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस GTI, दैट इज़ योर ग्रॉस टोटल इनकम, हम जो है इसमें से कुछ डिडक्शंस करते हैं जो गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब्ड हैं, और उसके बाद हमारी निकलती है हमेशा नेट टैक्सेबल इनकम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर किसी इंडिविजुअल की सैलरी, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल का नाम है रिया, अगर रिया की सैलरी है $20,000, उसे जो है बोनस मिल रहा है 8,000, और वो कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है। अब वो जब पार्ट टाइम जॉब कर रही है तो वो किस हेड के अंदर आएगा, डैट कम्स अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो उसे क्या हुआ, उसे पार्ट टाइम जॉब के पैसे भी मिल रहे हैं, फिर उसे को है डिविडेंड भी रिसीव हो रहा है। जब डिविडेंड मिलता है स्टॉक्स पे से, डैट कम्स अंडर द अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज में जाता है। तो जब भी हम टोटल इनकम निकालेंगे रिया की, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम GTI निकालेंगे, तो हम क्या देखेंगे, उसे इनकम अर्न किससे हुई है, इनकम फ्रॉम सैलरी से भी अर्न हुई है उसे, क्योंकि सैलरी मिली है और बोनस मिल रहा है, प्लस उसको अपने प्रोफेशन से भी मिले हैं पैसे, प्लस उसको अदर सोर्सेज से भी पैसे मिले हैं। तो इन सबको प्लस करके जो है तभी हम उसके निकालेंगे GTI। दैट इज़ योर $20,000, ₹8,000 दैट इज़ योर बोनस, पार्ट टाइम जॉब से उसको मिले हैं $4,000, प्लस $120 जो उसको डिविडेंड रिसीव हुआ है। जब हम इसको सम अप करेंगे दैट विल गिव यू 20 और 28, 32 और 123,210 डॉलर। दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम। जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा आपके इस अमाउंट में से होगा, और उसके बाद आपकी टैक्सेबिलिटी निकाली जाएगी। दैट इज़ योर इनकम टैक्स। अब हमने बात कर ली इनकम टैक्स क्या है, पर ये टैक्स देता कौन है, आखिरकार ये टैक्स देते हैं आपके टैक्स पेयर्स। ये आपके देते हैं टैक्स पेयर्स। किसी भी कंट्री के अंदर जब भी टैक्स कलेक्ट करा जाता है किसी इंडिविजुअल से, तो वो कहलाता है टैक्स पेयर। अब ये टैक्स पेयर्स ना दो तरीके से होते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल एंड द कॉर्पोरेशन। इंडिविजुअल मीन्स कि आप अकेले पर्सन हो, फ्रॉम योर ओन, आप जो भी अर्न कर रहे हो यू आर गोइंग टू पे सम टैक्स ऑन दैट। बट कॉर्पोरेशंस में हमारे बिजनेस इंक्लूड हो जाते हैं, हमारी HUF इंक्लूड हो जाती है, जो कि अपनी अर्निंग पे प्रॉफिट पे टैक्स को पे करती हैं। दैट आर नोन एज टैक्स पेयर्स। और इन्हीं टैक्स पेयर्स को हम क्या कहते हैं, हमारे असेसी। जो हमारे असेसी हैं वही हमेशा जो है टैक्स को पे करते हैं। Who should pay income tax and when?
नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, किसको इनकम टैक्स पे करना चाहिए और कब? सबसे पहले कौन इनकम टैक्स पे करेगा? एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो इंडिया का नहीं हो। डैट मीन्स अ पर्सन कैन बी a resident or non-resident, whether they are residing in India or not. But if they are earning something in India and getting that amount in India, that means they are liable to pay the tax on their income. कौन सी इनकम? जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर, द इनकम दैट यू हैव अर्न इन योर प्रीवियस ईयर, जो कि एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट को, जो कि चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। एज ऑलवेज अगर आप देखोगे हर साल बजट आता है, उस बजट के अंदर जो है आपको टैक्स स्लैब दिए जाते हैं। उस टैक्स स्लैब के अंदर हमेशा मेंशन होता है कि अगर आपने इनकम इस इतने से इतने अर्न करी तो यू आर गोइंग टू पे द 10% टैक्स ऑन इट, 5% ऑन इट, 20% ऑन इट एंड सो ऑन। अलग अलग टैक्स स्लैब बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, जो कि हर साल आपके चेंज होते हैं। तो कोई भी बंदा जो इस टैक्स स्लैब से यानी कि एग्जम्प्टेड एरिया से ऊपर इनकम अर्न करता है, दैट मीन्स दैट पर्सन हैव टू पे द पोर्शन ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और उसी पर्सन को हम असेसी भी कहते हैं। इन्हीं टर्म्स को जो है अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। डाटा कवर्स इन अ टॉपिक द बेसिक टर्म्स इन द इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स की कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ वन बाय वन। हु इज एन असेसी? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961, असेसी जो है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 के अंदर डिफाइन करा गया है। असेसी कौन होता है? बेसिकली असेसी एक वो पर्सन है डैट इज गोइंग टू पे द टैक्स। एक वो पर्सन जो भी अपनी इनकम पे टैक्स पे कर रहा होता है इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, दैट पर्सन इज नोन एज असेसी। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल कौन, वो असेसी कौन है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एन असेसी इज़ अ पर्सन। एक असेसी कौन है? एक पर्सन है जो कि आपका जो है टैक्स को पे करता है टाइमली एवरी ईयर। पर अब ये पर्सन भी तो कोई होगा, पर्सन भी तो कोई भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को डिफाइन करा गया है अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें क्या डिफाइन करा गया है? हु इज़ अ पर्सन। पर्सन कौन है? अ पर्सन कैन बी एन इंडिविजुअल। एक पर्सन एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो सैलरी पर्सन हो सकता है कोई टीचर इसके अंदर आपके क्या इंक्लूडेड होते हैं? लेट अस शो यू दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इंडिविजुअल कौन हो गया? आप खुद, जैसे कि सुमित हो गया, राम, राज, ये सब कौन है? इंडिविजुअल हैं जो भी इनकम अर्न करेंगे सैलरी से या अपने खुद के बिजनेस से, उस पर जो है वो टैक्स पे करेंगे। अब उसके बाद आता है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जिनको अपना बिजनेस, फैमिली बिजनेस मिलता आ रहा है अपने एंसेस्टर्स के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोनी एंड सन्स, हीराभाई एंड सन्स, धीरूभाई अंबानी लिमिटेड, ये सब जो हैं आपकी जनरेशन टू जनरेशन अगर पास हो रही है कंपनीज, तो क्या है आपकी HUF होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। देन कम्स टू अ कंपनी। अब कोई भी कंपनी जो अपना प्रॉफिट को अर्न कर रही है, डैट इज ऑल्सो नोन एज अ पर्सन। अब ये कंपनी के अंदर कौन आता है? आपका आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। एक आर्टिफिशियल पर्सन जो आपके इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर बनाया गया है। अब इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर उसके ओनर का नाम नहीं लेते, वी आर गोइंग टू टर्म इट एज अ कंपनीज नेम। कंपनी का मतलब क्या है? कोई आर्टिफिशियल पर्सन। हम एक इंडिविजुअल की तब बात नहीं करेंगे कि इसने ये करा, उसने वो करा। नो, इस एक कंपनी का नाम होता है डैट इज़ ऑलरेडी सेट, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितने शेयर्स इस कंपनी के इंक्रीज़ हुए, ये सब देखे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड, IDBI बैंक लिमिटेड, ICICI लिमिटेड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन कम्स टू फर्म्स इंक्लूडिंग द LLP। अब इसके अंदर जितनी पार्टनरशिप फर्म्स हैं
वो भी आपकी क्या कहलाती हैं, दैट आर ऑल्सो नोन एज एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनरशिप लिमिटेड, ट्रू एंड फेयर LLP, दीक्षा ट्रूस LLP, etc. Then is your AOP and BOI. AOP means the association of person. जब बहुत सारे लोग मिलके जो है एक आपकी कॉपरेशन को बनाते हैं, that will be known as your association of person या फिर body of individual. देन इज़ अ लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी मतलब आपके एरिया के अंदर कोई अथॉरिटी क्रिएट कर दी गई, जैसे कि पंचायत आपने रख ली कोई, ठीक है, आपने कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रख ली, तो वो आपकी क्या होगी, लोकल अथॉरिटी. ये भी जो भी प्रॉफिट कमाएंगी, जो भी काम करेंगे, उससे पैसा आएगा, उस पे ये लोग भी टैक्स पे करेंगे ही करेंगे. देन लास्ट इज योर AGP. AGP इज ऑल्सो योर पर्सन, डैट इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को वो डिफाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी और RBI, that is a Reserve Bank of India. Now coming forward to next topic, that is your assessment year. Assessment year is defined under the section 2 subsection 9 of the income tax act. assessment year क्या होता है, वो ईयर जिसके अंदर जो है आप टैक्स पे कर रहे होते हो ऑफ द इनकम दैट यू हैव अर्नड इन द प्रीवियस ईयर. फॉर एग्जाम्पल करेंटली जो असेसमेंट ईयर है, जो भी आप लोग टैक्स भरोगे वो भरोगे 2023 और 24 के लिए, जो भी आपने इनकम को अर्न करा है, द इनकम दैट इज यू अर्न, income earned, that you have earned in the year 2023 and 24, then you are going to pay the tax on the same in the year 2024-25, and that year 2024-25 will be known as your assessment year. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. जो भी 2023-24 में आपने इनकम को अर्न करा है, उस पर आप जो है टैक्स पे कर रहे हो कब, 2024-25 के अंदर. जब आप 2024-25 के अंदर टैक्स पे कर दोगे, तो वो साल कहलाएगा आपका असेसमेंट ईयर. और जिस साल आपने उसको इनकम को अर्न करा है, तो वो क्या कहलाएगी, उससे पहले वाली साल प्रीवियस ईयर. आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो. असेसमेंट ईयर जिस साल आप टैक्स पे कर रहे हो, और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल जिसमें आपने इनकम को अर्न करा है, जिसके ऊपर आप टैक्स दोगे. और यही प्रीवियस ईयर आपका कहलाता है फाइनेंशियल ईयर. क्यों, लेट मी एक्सप्लेन यू. दैट विल बी ऑल्सो नोन एज अ फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर अभी मैंने आपको दिया है एग्जाम्पल. अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, अभी चल रहा है हमारे पास 2024-25. ये करंट जो ईयर चल रहा है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर, 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होकर, डैट विल एंड ऑन 31 मार्च 2025. तो जो भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं इस पूरे साल, तो वो साल कहलाएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर. और जब इसी फाइनेंशियल ईयर पे जो हम टैक्स देंगे अगले साल, तो वो साल तो कहलाएगा हमारा क्या, वो साल कहलाएगा हमारा असेसमेंट ईयर. और यही फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये टॉपिक. अगर नहीं आया होगा तो यू कैन कमेंट, आई विल रिपीट द सेम. नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब अगर मैं आपको ये बात करूँ इस चीज़ की, दो ऑप्शंस हैं हमारे पास समझने के लिए. देखो, पहले हम एक डाटा लेते हैं 2023-24, जो भी अगर मैंने 1 अप्रैल से लेके 2023 से जो भी मैंने 31 मार्च 2024 तक जो भी इनकम अर्न करी है मैंने, ठीक है, वो उस पीरियड को मैं कहती थी तब फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि मैंने इनकम को अर्न करा था. इनकम अर्न, जब मैं इसी साल का पैसे कमा रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. अब वही उस पर मैं जो टैक्स दूंगी अगले साल दूंगी, डैट मीन्स द 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025. तो ये मेरा कहलाएगा असेसमेंट ईयर, क्योंकि मैंने अगले साल
उस पे टैक्स पे करने जा रही हूँ। प्लस प्लस जब ये मेरा असेसमेंट ईयर हो जाएगा ना, जिस साल मैं टैक्स पे करूँगी, तो उस साल के लिए जो उससे पिछले वाला साल है फाइनेंशियल ईयर नहीं कहलाएगा, डैट विल बी कॉल्ड एज द प्रीवियस ईयर। यही मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर रखा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जो 1 अप्रैल 2023 से जो मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था 31 मार्च 2024 तक, वो कहलाता था मेरा फाइनेंशियल ईयर, जब मैंने इनकम को अर्न करा। अब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मैं उसके ऊपर टैक्स पे करूँगी जो भी मैंने इनकम को अर्न करा। लेट से आई हैव अर्न रुपीज़ 10 lakhs, मैंने 10 लाख रुपए जो है अर्न करे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर। अब इसी पे जो है मैं टैक्स कब भरने वाली हूँ, 2024-25 के अंदर। तो इस साल मैं जब टैक्स पे कर रही हूँ तो वो क्या कहलाएगा, मेरा असेसमेंट ईयर। और अब जब 2024-25 आ गया, जब मैं टैक्स पे कर ही रही हूँ, तो वो किस पे कर रही हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2020-24। तो मेरे असेसमेंट ईयर के लिए यही फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाएगा, मेरा प्रीवियस ईयर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। इसी को मैंने डायग्राम से समझाया है। इनकम अर्न, जिस साल में इनकम को अर्न करा गया डैट विल बी नोन एज योर प्रीवियस ईयर, ठीक है। और जिस साल उस इनकम पे टैक्स लगा है तो वो साल क्या कहलाएगा, आपका असेसमेंट ईयर। सिंपल। तो अभी जो करंट हमें पढ़ना है वो प्रीवियस ईयर पढ़ना है 2023-24, और असेसमेंट ईयर हमें जो पढ़ना है, जो थ्रू आउट द वीडियोस हम पढ़ेंगे, डैट विल बी योर 2024-25। Now next thing is your basically assessment year, previous year is done, the previous year and financial year is done, and I hope all the differences is clear and we have covered all the topics. एक इसके बाद एक topic आता है what is income, income क्या है, that we have already start on the first slide. Let me show you all. Yes, this is your the type of income that a person is going to earn in his particular financial year. That is your salary, house property, the business profession, the capital gain and the income from the other sources. तो यही इनकम को जो है हमें थ्रू आउट द सिलेबस कवर करना है, वेदर यू आर इन द BBA, BCom, MBA, MCom, सबका सेम ही सिलेबस है। तो आई होप इन द अपकमिंग वीडियोस आप लोग न्यूमेरिकल्स अपने आप से भी करेंगे, मैं भी यहाँ पे कराऊंगी, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। एंड इफ़ यू आर गेटिंग स्टक इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।